वन हम द उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रेमिसेस टेनेंसी एक्ट 2021 पढ़ रहे थे, जिसमें कि पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर 1 देख लिया था। अब हम चैप्टर 2 देखेंगे, जो है टेनेंसी। इसका सेक्शन 4 हमें बताता है टेनेंसी एग्रीमेंट के बारे में। ठीक, इसका सबसेक्शन 1 कहता है नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। मतलब इस एक्ट में इसके पहले जो कुछ भी लिखा गया हो या फिर किसी और लॉ के इन्फोर्स में जो भी है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, नॉट विस्टैंडिंग उसके। नो पर्सन शैल, कोई भी पर्सन नहीं करेगा क्या, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के शुरुआत होने के बाद, लेट और टेक ऑन रेंट एनी premises एक्सेप्ट बाय एन एग्रीमेंट इन राइटिंग। मतलब न तो देगा न तो लेगा ना, रेंट कोई भी premises को रेंट पे न तो देगा न तो लेगा, बिना किसके, बिना एग्रीमेंट इन राइटिंग के। मतलब कि किसी और लॉ में जो भी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रेमिसेस न तो रेंट पे देगा न तो लेगा, बिना किसके, बिना एग्रीमेंट इन राइटिंग के। मतलब ये एग्रीमेंट इन राइटिंग को ये सेक्शन कंपलसरी कर रहा है कि अगर आप प्रेमिसेस को रेंट पे दे रहे हैं या ले रहे हैं, दोनों ही परिस्थितियों में आपको एक एग्रीमेंट इनमें इंटर होना ज़रूरी है। अगर दे रहा है तो वो लैंडलॉर्ड है, तो ऐसे केस में लैंडलॉर्ड के लिए ज़रूरी है। अगर ले रहा है तो वो टीनेंट है, तो ऐसी केस में टीनेंट के लिए ज़रूरी होना चाहिए। ठीक, कि वो दोनों एक एग्रीमेंट इंटर करें। ठीक, विच शैल बी इन्फॉर्म टू द रेंट अथॉरिटी बाय द लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट ज्वाइंटली। मतलब जो एग्रीमेंट इन्होंने राइटिंग में किया है, ये लोग क्या करेंगे, लैंडलॉर्ड और टीनेंट दोनों मिलके ज्वाइंटली दोनों क्या करेंगे, दोनों संयुक्त रूप से रेंट अथॉरिटी को इसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे कि इन्होंने एक प्रेमिसेस को रेंट पे दिया है और लिया है और ये एग्रीमेंट है। उस एग्रीमेंट के कंटेंट के बारे में, उस एग्रीमेंट के बारे में ये जो टीनेंट हैं, ये जो लैंडलॉर्ड है, ये रेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगा और ये दोनों ज्वाइंटली करेंगे। ठीक, इन द फॉर्म स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। किस फॉर्म में, जैसे कि फर्स्ट शेड्यूल हमने पहले लेक्चर में देखा था कि इसमें जो है 7 चैप्टर्स हैं, 46 सेक्शन है और 2 शेड्यूल है। और फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, इसका फॉर्म स्पेसिफाई किया गया है कि किस फॉर्म में ये जो एग्रीमेंट के कंटेंट है वो कैसे जो है कि रेंट अथॉरिटी को बताए जाएंगे। ठीक, विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट। कितने समय में, लिमिटेशन पीरियड क्या है, 2 महीने का है। टेनेंसी एग्रीमेंट जब लैंडलॉर्ड, सबसे पहले तो टीनेंट गया लैंडलॉर्ड के पास, उसने कहा कि मुझे आपका जो प्रेमिसेस है वो मुझे चाहिए। फिर दोनों ने आमने सामने बैठ के एक एग्रीमेंट पे दोनों आए कि हाँ ये रेंट होगा, आपको ये सुविधाएं मिलेंगी उसमें। लैंडलॉर्ड ने कहा और टीनेंट उस पर एग्री किया, तो दोनों ने एक एग्रीमेंट इन राइटिंग किया। फिर इन दोनों की क्या ड्यूटी है, दोनों ज्वाइंटली इस एग्रीमेंट के कंटेंट को किसको इन्फॉर्म करेंगे, रेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेंगे। और कितने दिनों के भीतर इन्फॉर्म करेंगे, तो 2 महीने के भीतर इन्फॉर्म करेंगे। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एग्रीमेंट तो आपने कर लिया, आपने रेंट अथॉरिटी को 1 साल बाद आप बता रहे हैं, तो ये सही नहीं है। इस एक्ट के अनुसार आपको 2 महीने के अंदर उस एग्रीमेंट के कंटेंट को रेंट अथॉरिटी को बताना पड़ेगा। ठीक, तो टेनेंसी एग्रीमेंट ये है। और अब इसका प्रोवाइडेड डेट हमें बताता है इन केसेस और रेजिडेंशियल टेनेंसीज फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ्स। मतलब कुछ परिस्थितियों में या फिर रेजिडेंशियल टेनेंसीज जो है, जो कि 12 महीने से कम की अवधि के लिए बनाई गई है, तो द लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म द रेंट अथॉरिटी अबाउट सच टेनेंसी। मतलब अगर कोई भी टेनेंसी ऐसी है जो कि रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए है और जो कि 12 महीने से कम के लिए मतलब कम के समय के लिए है, तो क्या है, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो रेंट अथॉरिटी को इस टेनेंसी के बारे में बताएं। मतलब 1 साल से कम के समय के लिए आप आए और आपने लैंडलॉर्ड का प्रेमिसेस यूज़ किया, आपने रेंट दिया, तो 1 साल के कम के लिए समय के लिए है तो आप नहीं बताएंगे रेंट अथॉरिटी के लिए। ये एक एक्सेप्शन है, जो जनरल रूल जो सब सेक्शन 1 में है उसका ये एक्सेप्शन है। ठीक, इस तरीके से इसको हम याद करेंगे क्योंकि जो सब सेक्शन 1 है वो मैंडेटरी करता है कि अगर एग्रीमेंट मतलब एग्रीमेंट टेनेंसी जो हो रही है उसका एग्रीमेंट होना चाहिए, इन राइटिंग होना चाहिए, उसके कंटेंट को रेंट अथॉरिटी को 2 महीने के भीतर में बताना चाहिए। लेकिन इसका एक्सेप्शन में बताता है कि रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए अगर 12 महीने से कम के लिए आप अगर ले रहे हैं
तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप रेंट अथॉरिटी को बताएं इस टेनेंसी के बारे में। तो ये एक एक्सेप्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना ज़रूरी है। ठीक, सबसेक्शन 2 हमें बताता है वेयर द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट फेल्स टू जॉइंटली इन्फॉर्म द एग्जीक्यूशन ऑफ द टेनेंसी एग्रीमेंट रिफर्ड टू इन सबसेक्शन 1। मतलब लैंडलॉर्ड और टेनेंट, जो कि सबसेक्शन 1 में दोनों के लिए मैंडेटरी था कि दोनों को ज्वाइंटली इस टेनेंसी के बारे में, टेनेंसी एग्रीमेंट के बारे में रेंट अथॉरिटी को बताना ज़रूरी है। अगर वो नहीं बताते हैं, वो फेल हो जाते हैं। ठीक, तो क्या होगा, द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट शैल सेपरेटली इन्फॉर्म द एग्जीक्यूशन ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट टू द रेंट अथॉरिटी विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1। तो क्या होगा, लैंडलॉर्ड और टेनेंट जो है वो सेपरेटली, अलग अलग से बताएंगे, सेपरेटली इन्फॉर्म करेंगे इस टेनेंसी एग्रीमेंट के एग्जीक्यूशन के बारे में रेंट अथॉरिटी को 1 महीने के भीतर। ठीक, मतलब 1 महीने के भीतर कौन सा 1 महीना काउंट किया जाएगा। सबसेक्शन 1 में हमने देखा कि जब एग्रीमेंट इन राइटिंग एग्जीक्यूट हो रहा है उसके 2 महीने के भीतर लैंडलॉर्ड और टेनेंट जॉइंटली क्या करते हैं, बताते हैं रेंट अथॉरिटी को। लेकिन सबसेक्शन 2 हमें बताता है कि जब वो दोनों फेल हो जाते हैं जॉइंटली रेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करने में, तो जिस दिन वो फेल हो रहे हैं, यानी 2 महीने की अवधि पूरी हो जा रही है, वो नहीं बता पा रहे हैं, तो उस 2 महीने के बाद का 1 महीना काउंट किया जाएगा कि उस 2 महीने के फेल्योर, 2 महीने के टाइम के फेल्योर के बाद जो है रेंट ये दोनों जॉइंटली नहीं फुलफिल कर पाए, तो उसके 1 महीने के अंदर या तो लैंडलॉर्ड या तो टेनेंट सेपरेटली इस टेनेंसी एग्रीमेंट के एग्जीक्यूशन के बारे में रेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेंगे। तो सबसेक्शन 2 ने हमें ये बात बताई। अब हम आते हैं सबसेक्शन 3 पे। सबसेक्शन 3 हमें बताता है where in relation to a tenancy created before the commencement of this act। इस टेनेंसी के ये जो टेनेंसी है, ये अगर कोई ऐसी टेनेंसी है जो कि इस एक्ट के शुरुआत होने से पहले ही क्रिएट की जा चुकी थी। ठीक, ऐसा भी है क्योंकि ये एक्ट कब आया है, 2021 में, तो इसके पहले भी बहुत सारे प्रोमिसेस रहे होंगे उत्तर प्रदेश स्टेट में जो कि रेंट पे दिए गए रहे होंगे या फिर रेंट पे लिए गए रहे होंगे। तो इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले जो टेनेंसी क्रिएट हुई है उसके बारे में क्या बात बता रहा है ये सबसेक्शन, हमें वो देखते हैं। क्लॉज ए हमें बताता है इफ़ एन एग्रीमेंट इन राइटिंग वॉज इंटर्ड इनटू बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट दे शैल जॉइंटली प्रेजेंट अ कॉपी देयरऑफ टू द रेंट अथॉरिटी विद इन 3 months ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। मतलब कि अगर ये एक्ट के कमेंसमेंट के पहले कोई ऐसी टेनेंसी है उत्तर प्रदेश स्टेट में, तो ये दोनों क्या करेंगे, ये जो लैंडलॉर्ड है, टेनेंट है, इन्होंने क्या किया है, पहले से ही एक एग्रीमेंट ये लोग राइटिंग में इंटर कर चुके हैं। तो ये दोनों क्या करेंगे, 3 महीने के भीतर, इस एक्ट के कमेंसमेंट के 3 महीने के भीतर एक कॉपी उस एग्रीमेंट की जॉइंटली साथ में मिलके कहाँ प्रस्तुत करेंगे, रेंट अथॉरिटी के पास प्रस्तुत करेंगे। ठीक, टेनेंसी इस एक्ट के इन्फोर्समेंट के पहले, कमेंसमेंट के पहले ही थी, क्रिएट थी और एक एग्रीमेंट में थी जो कि राइटिंग में एग्रीमेंट था। तो इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद 3 महीने के भीतर में लैंडलॉर्ड और टेनेंट की ड्यूटी है कि दोनों ज्वाइंटली इस एक्ट के उस एग्रीमेंट को क्या करेंगे, रेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेंगे। ठीक, क्लॉज ए हमें बताता है। क्लॉज बी हमें बताता है if no agreement in writing was entered into, the landlord and the tenant shall enter into an agreement in writing with regard to that tenancy। अगर ऐसा कोई agreement in writing enter नहीं हुआ है तो लैंडलॉर्ड और टेनेंट क्या करेंगे, एक agreement in writing enter करेंगे इस टेनेंसी के बारे में। मतलब पहले से क्लॉज ए में हमें बताया कि पहले से उनके बीच में एग्रीमेंट था, और क्लॉज बी हमें बता रहा है कि एग्रीमेंट नहीं था, तो क्या ड्यूटी होगी लैंडलॉर्ड और टेनेंट की, कि दोनों एक एग्रीमेंट एंटर करेंगे। ठीक, उस टेनेंसी के बारे में, और एंड प्रेजेंट द सेम टू द रेंट अथॉरिटी विद इन 3 months ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। मतलब और उसे रेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेंगे 3 महीने के भीतर। ठीक, 3 महीने की लिमिटेशन पीरियड दोनों क्लॉजेस में 3 महीने के अंदर है। लेकिन क्लॉज ए में क्या है कि एग्रीमेंट इन राइटिंग इंटर हुआ था पहले से ही, बस लैंडलॉर्ड और टेनेंट को क्या करना था, इन्फॉर्म करना था। क्लॉज बी हमें बताता है कोई एग्रीमेंट, नो एग्रीमेंट इन राइटिंग, एग्रीमेंट नहीं था उन दोनों के बीच में। तो ऐसी परिस्थिति में वो दोनों पहले एक एग्रीमेंट करेंगे आपस में बैठ के, मतलब लिखित रूप से एक
करेंगे एग्रीमेंट, उसके बाद उसको इन्फॉर्म करेंगे रेंट अथॉरिटी को, ठीक, उसको प्रेजेंट करेंगे रेंट अथॉरिटी के पास, ठीक। प्रोवाइडेड दैट हमें क्या बताता है, provided that where the landlord or the tenant fails to present jointly a copy of the tenancy agreement or fails to reach an agreement within a specified period, मतलब क्या है, लैंडलॉर्ड और टेनेंट क्या फेल हो गए, नहीं प्रस्तुत कर पाए रेंट अथॉरिटी के पास इस टेनेंसी एग्रीमेंट को, या फिर वो एक एग्रीमेंट ही नहीं इंटर कर पाए। जैसे कि क्लॉज ए में क्या था कि एग्रीमेंट को उन्हें रेंट अथॉरिटी के पास प्रेजेंट करना था, तो वो नहीं प्रेजेंट कर पाए, क्लॉज ए की कंडीशन को नहीं फॉलो कर पाए। क्लॉज बी की कंडीशन थी कि एक एग्रीमेंट उनके बीच नहीं था लिखित में, तो उन्हें एक एग्रीमेंट पे पहुंचना था, तो वो एक एग्रीमेंट पे भी नहीं पहुंच पाए, तो क्लॉज बी की कंडीशन को भी उन्होंने फॉलो नहीं कर पाए, वो फेल हो गए। तो क्या होगा, सच लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट shall separately file the particulars about such tenancy with the rent authority within 1 month from the date of expiry of the period mentioned in clause B above, ठीक। मतलब क्या है कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट जब, जैसे कि जब वो न तो क्लॉज ए की चीज़ कर पाए ना तो क्लॉज ए बी की चीज़ कर पाए, तो क्या करेंगे ये लोग, ये लैंडलॉर्ड और टेनेंट सेपरेटली इस एग्रीमेंट के पर्टिकुलर्स के बारे में, इस टेनेंसी की पर्टिकुलर्स के बारे में, बातों को के बारे में क्या करेंगे, रेंट अथॉरिटी को 1 महीने के अंदर बताएंगे, उस तिथि से, जिस तिथि से कि उन्होंने क्लॉज बी में जो पर्टिकुलर्स बताने थे उसको फेल कर गए। मतलब 3 महीने, इस एक्ट के कमेंसमेंट के 3 महीने के भीतर उन्हें इस एग्रीमेंट के कंटेंट को रेंट अथॉरिटी को बताना था, क्लॉज बी और क्लॉज ए के तहत, और क्लॉज बी के तहत वो नहीं बता पाए 3 महीने के भीतर, तो 3 महीने के बाद 1 महीने का समय, जैसे कि हमने सेक्शन 2 में भी पढ़ा था यही चीज़ कि 2 महीने के बाद का 1 महीने का समय, ठीक। वही चीज़ यहाँ पे भी है कि 3 महीने में वो फेल हो गए, ना तो वो एक एग्रीमेंट को इन्फॉर्म कर पाए रेंट अथॉरिटी को, ना तो वो किसी एग्रीमेंट में पहुंच पाए और नहीं उसको बता पाए रेंट अथॉरिटी को। तो उसके जिस दिन को वो फेल हो रहा है, 3 महीने का टाइम कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद से इसका लिमिटेशन शुरू होगा 1 महीना। 1 महीने के अंदर उन्हें क्या करना पड़ेगा, इस मतलब सेपरेटली इसके पर्टिकुलर्स को, क्योंकि जो क्लॉज ए बी था वो हमें जॉइंटली इन्फॉर्म करने की बात कर रहा था, लेकिन क्लॉज अब इसका प्रोवाइजो बताता है कि एक अगर वो दोनों कंडीशन वो फुलफिल नहीं कर पाए तो उसके 1 महीने के भीतर, जिस दिन को वो फेल हो रहे हैं, इन ये दोनों जो लैंडलॉर्ड हैं, टेनेंट है, सेपरेटली इसके पर्टिकुलर्स के बारे में रेंट अथॉरिटी को बताएंगे, ठीक। इन द फॉर्म स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट स्केड्यूल में जो भी फॉर्म बताया गया उस फॉर्म के अकॉर्डिंग, ठीक। इफ़ द लैंडलॉर्ड has submitted his particular within the specified period but tenant fails to submit such particulars, the landlord may file an application for eviction on this ground alone। इसमें क्या है कि अगर लैंडलॉर्ड ऐसे पर्टिकुलर्स को स्पेसिफाइड पीरियड में क्या करता है, इन्फॉर्म कर देता है, सबमिट कर देता है रेंट अथॉरिटी को, लेकिन टेनेंट ऐसा करने में फेल हो जा रहा है, तो टेनेंट लैंडलॉर्ड के पास ये ग्राउंड है कि वो एक एविक्शन की, बेदखली की, उस टेनेंट को केवल इसी ग्राउंड पे बेदखली के लिए वो एप्लीकेशन लगा सकता है। मतलब क्या था, लैंडलॉर्ड और टेनेंट को सेपरेटली बताना था, क्योंकि वो जॉइंटली बताने में फेल हो गए। लैंडलॉर्ड ने बता दिया पर टेनेंट ने नहीं बताया, तो लैंडलॉर्ड के पास ये राइट आ जाता है इस प्रोविज़ो के तहत कि वो एक एविक्शन की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है इसी ग्राउंड पे, ठीक। प्रोवाइडेड फर्दर दैट ड्यूरिंग सच एविक्शन प्रोसीडिंग द रेंट अथॉरिटी शैल नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट डिसाइड इंटरिम रेंट पेएबल बाय द टेनेंट ड्यूरिंग सच एडजुडिकेशन। मतलब प्रोवाइडेड फर्दर दैट हमें बताता है कि ये जो एविक्शन प्रोसीडिंग जो लैंडलॉर्ड ने टेनेंट के खिलाफ लगाई, प्रोवाइडेड दैट में मतलब ऊपर के क्लॉज में जो लगाई कि ये जो फेल हो जा रहा है बताने में रेंट अथॉरिटी को एग्रीमेंट के पर्टिकुलर्स को उस ग्राउंड पे, तो उस जब वो प्रोसेस चल रहा है, वो एडजुडिकेशन की प्रोसेस चल रही है, तो उसमें क्या इंटरिम रेंट पेएबल होगा टेनेंट के द्वारा लैंडलॉर्ड को, ये रेंट अथॉरिटी डिसाइड करेगा, ठीक। सबसेक्शन 4 हमें बताता है द स्टेट गवर्नमेंट शैल पुट इन प्लेस अ डिजिटल प्लेटफॉर्म इन द हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज फॉर इनेबलिंग सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। मतलब स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हिंदी में या इंग्लिश लैंग्वेज में क्या करेगी,
इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाएगी ताकि ये लोग जो सब अपने डॉक्यूमेंट्स का सबमिशन जो है वो ऐसे फॉर्म में कर सकें जैसे कि प्रेस्क्राइब किया गया हो, जैसे कि स्केड्यूल में प्रेस्क्राइब किया गया हो वैसे ही वो अपने डॉक्यूमेंट को, मतलब उनके पास एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे चाहे वो हिंदी लैंग्वेज में चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज में अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट कर सकते हैं। ठीक। सबसेक्शन 5 बताता है द रेंट अथॉरिटी सेल आफ्टर रिसीविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्जीक्यूशन ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट, रेंट अथॉरिटी क्या करेगी जब उसे इन्फॉर्मेशन मिलता है कि ऐसा टेनेंसी एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया जा चुका है, अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल प्रोवाइड अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर टू द पार्टीज। मतलब रेंट अथॉरिटी को क्या मिला, इन्फॉर्मेशन मिली कि टेनेंसी एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट किया गया है और उसको क्या मिला, जैसा कि फर्स्ट शेड्यूल में डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी उस टेनेंसी एग्रीमेंट के बारे में थे ये सब रेंट अथॉरिटी के पास पहुँचे, रेंट अथॉरिटी को मिला, तो रेंट अथॉरिटी उसके बाद एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर पार्टीज को देगी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक। 6 द टर्म ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी मैनेजर इफ एनी by the landlord to deal with the tenant shall be such as agreed to by the landlord and the tenant in that behalf in the tenancy agreement। जैसे कि जो प्रॉपर्टी मैनेजर अपॉइंट करने की बात थी, हमने जब डिफिनीशन क्लॉज में पढ़ा था तो हमने प्रॉपर्टी मैनेजर की डिफिनीशन पढ़ी थी, तो जो उसको ऑथराइज़ किया गया, जिस टर्म्स पे ऑथराइज़ किया गया लैंडलॉर्ड के द्वारा कि लैंडलॉर्ड ऑथराइज़ करता है एक पर्टिकुलर पर्सन को या लीगल एंटाइटी को डील करने के लिए टेनेंट से, तो जिस टर्म पे उसको ऑथराइज़ किया गया है वो टर्म ऐसे होंगे जिसको कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों आपस में मिलके टेनेंसी एग्रीमेंट में एग्री करें। ठीक। मतलब आप किस पर्सन को अपॉइंट कर रहे हो टेनेंट से डील करने के लिए, ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसके अपॉइंटमेंट के लिए टेनेंट भी एग्री करे, टेनेंट को भी वो आदमी पसंद हो, तो दोनों पसंद एक साथ राजी खुशी के साथ उसको अपॉइंट करें और टेनेंसी एग्रीमेंट में ये बात बताई गई हो कि इस पर्टिकुलर पर्सन को टेनेंट के लिए क्या अपॉइंट किया गया है, प्रॉपर्टी मैनेजर अपॉइंट किया गया है। ठीक। सबसेक्शन 7 हमें बताता है the information provided under subsection 1, 2 and 3 shall be conclusive proof of the facts relating to the tenancy। जो इन्फॉर्मेशन थे सबसेक्शन 1, 2, 3 में वो क्या होंगे, वो टेनेंसी के बारे में कंक्लूसिव प्रूफ होंगे, टेनेंसी एग्रीमेंट के बारे में। ठीक। एंड मैटर्स कनेक्टेड देयर विद, और उनसे संबंधित तथ्यों के लिए। ठीक। तथ्यों के लिए। एंड इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्टेटमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन द लैंडलॉर्ड मे फाइल एन एप्लीकेशन फॉर एविक्शन ऑन दिस ग्राउंड अलोन। और इस मतलब इस इन्फॉर्मेशन के एब्सेंस में लैंडलॉर्ड क्या कर सकता है, एविक्शन प्रोसीडिंग फाइल कर सकता है। जैसे कि ऊपर भी लैंडलॉर्ड ने अगर टेनेंट ने नहीं पर्टिकुलर्स टेनेंसी एग्रीमेंट के नहीं सबमिट करवाए अथॉरिटी के पास, रेंट अथॉरिटी के पास, तो लैंडलॉर्ड उसके खिलाफ एविक्शन प्रोसीडिंग इसी ग्राउंड पे ला सकता था। उसी तरीके से अगर लैंडलॉर्ड इस सेक्शन में भी ऐसे इंफॉर्मेशन के एब्सेंस में एक एविक्शन प्रोसीडिंग फाइल कर सकता है। ठीक। और जो 1, 2 एंड 3 सबसेक्शन में जो भी टेनेंसी एग्रीमेंट के बारे में जो पर्टिकुलर्स होंगे वो कंक्लूसिव प्रूफ होंगे। ठीक। बी हमें सेक्शन 5 पे अब हम आते हैं, पीरियड ऑफ टेनेंसी। सेक्शन 4 हमने देख लिया, पूरी चीज़ें टेनेंसी एग्रीमेंट के बारे में ही थी कि कैसे क्या होंगी चीज़ें। अब आगे हम सेक्शन 5 देखते हैं, पीरियड ऑफ टेनेंसी। ठीक। सबसेक्शन 1 हमें बताता है एवरी टेनेंसी एग्रीमेंट Every tenancy entered into after the commencement of this act shall be valid for a period as agreed upon between the landlord and the tenant and as is specified in the tenancy agreement। मतलब जो भी टेनेंसी इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद इंटर हो रही है टेनेंसी, उसमें कि वो कब तक वैलिड होगी, तब तक वैलिड होगी जब तक कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट आपस में एग्री करें, और ऐसा जो कि टेनेंसी एग्रीमेंट में स्पेसिफाई किया गया हो। मतलब जो लैंडलॉर्ड हैं, टेनेंट है, कितने पीरियड के लिए, कितने टाइम के लिए वो दोनों एक दूसरे के साथ टेनेंसी एग्रीमेंट में जा रहे हैं, तो वो तो उनके ऊपर है जितने टाइम के लिए जा रहा हो, मतलब टेनेंट को जितने टाइम के लिए उस घर की ज़रूरत हो और जितने टाइम के लिए लैंडलॉर्ड देना चाह रहे हो, जो दोनों की आपस में रजामंदी हो कि हाँ इस पर्टिकुलर प्रेमिसेस को आप 1 साल के लिए यूज़ कर सकते हैं, 2 साल के लिए यूज़ कर सकते हैं, 3 साल के लिए यूज़ कर सकते हैं, जितने भी टाइम के लिए ज़रूरत हो उसे, तो वो ऐसे जितना पीरियड ऑफ टेनेंसी होगा वो एग्रीमेंट में भी मेंशन करेगा और दोनों आपस में रजामंदी से
जो है कि एग्री करेंगे कि कितना टाइम के लिए पीरियड ऑफ टेनेंसी चलेगी। सबसेक्शन 2 में बताता है द टेनेंट मे रिक्वेस्ट द लैंडलॉर्ड फॉर रिन्यूअल और एक्सटेंशन ऑफ द टेनेंसी विद इन द पीरियड एग्रीड टू इन द टेनेंसी एग्रीमेंट and if agreeable to the landlord may enter into a new tenancy agreement with the landlord on mutually agreed terms and condition। मतलब कि टेनेंट क्या है कि टेनेंसी चल रही है उसी बीच और टेनेंसी ख़त्म होने वाली है, फिर भी टेनेंट को ज़रूरत है उस प्रेमिसेस की, तो टेनेंट क्या करेगा, टेनेंट लैंडलॉर्ड से रिक्वेस्ट करेगा कि ये जो टेनेंसी एग्रीमेंट हमारे आपके बीच में चल रहा है, टेनेंसी जो चल रही है, इसको रिन्यू कर दीजिए या फिर इसके जो इसका पीरियड है इसको एक्सटेंड कर दीजिए, मुझे अभी और रहना है आपके मकान में, आपका मकान बहुत अच्छा है, हाँ तो मुझे और रहना है आपके मकान में, तो आप या तो रिन्यू कर दीजिए या फिर उसके पीरियड को एक्सटेंड कर दीजिए, ठीक, विद इन जो कि टेनेंसी एग्रीमेंट में फिर ये दोनों लैंडलॉर्ड को अगर ठीक है, हाँ टेनेंट अच्छा आदमी है, टेनेंट टाइम से रेंट वगैरह दे देता है, तो दोनों आपस में एग्री करेंगे कि हाँ ये हम एक्सटेंड कर देते हैं या फिर रिन्यू कर देते हैं, ठीक, और फिर वो दोनों एक न्यू टेनेंसी एग्रीमेंट में एंटर करेंगे और इस तरीके से टेनेंसी रिन्यू या एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक। सबसेक्शन 3 हमें बताता है वेयर अ टेनेंसी फॉर अ फिक्स टर्म एंड्स एंड हैज़ नॉट बीन रिन्यूव्ड, मतलब एक फिक्स टर्म के लिए, एक निश्चित समय के लिए कोई टेनेंसी थी और वो ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है और वो रिन्यू नहीं की जाती है, तो क्या होगा, या मतलब या तो वो ख़त्म हो जाती है या फिर वो रिन्यू नहीं हो पाती है, और टेनेंट फेल्स टू वैकेट द प्रेमिसेस एट द एंड ऑफ सच टेनेंसी, और टेनेंट क्या है, प्रेमिसेस को वैकेट भी नहीं कर पाता, खाली भी नहीं कर पाता, कि पहली चीज़ तो टेनेंसी जो थी वो ख़त्म हो गई और टेनेंट उसको रिन्यू भी नहीं करवा पाया, और टेनेंट समय ख़त्म हो जाने के बावजूद भी उस प्रेमिसेस में रह रहा है, उसको खाली नहीं किया उसने, तो देन such tenant shall be liable to pay an enhanced rent to the landlord as provided in section 23। मतलब तब वो टेनेंट क्या होगा कि वो एनहेंस्ड रेंट, बढ़ा हुआ रेट वो लैंडलॉर्ड को पे करेगा, ठीक, वो लाइबल हो गया कि उसको अब एक एनहेंस रेंट जो बढ़ा हुआ रेंट का अमाउंट है वो लैंडलॉर्ड को पे करना है, और वो सेक्शन 23 में बताया गया है, ठीक। प्रोविजो देख लेते हैं, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन, इस एक्ट में जो भी लिखा हुआ हो उसके बावजूद भी, ठीक, इफ़ द टर्म ऑफ टेनेंसी एक्सपायर्स एट अ टाइम व्हेन द लोकेलिटी वेयर द प्रेमिसेस लेट आउट ऑन रेंट इज सिचुएटेड, जब जो टेनेंसी है वो ऐसे समय पे एक्सपायर होती है, ऐसे समय पे ख़त्म होती है जबकि वो स्थान लोकेलिटी उस जहाँ पे वो प्रेमिसेस सिचुएट है, स्थित है, वहाँ पे क्या है, इज़ अफेक्टेड बाय एनी डिजास्टर इवेंट ऑफ फोर्स मेजर, देन सब्जेक्ट टू द रिक्वेजिशन बाय द टेनेंट द लैंडलॉर्ड शैल अलाउ द टेनेंट टू कंटिन्यू इन पोजीशन ऑफ द सेड प्रेमिसेस till a period of 1 month from the date of cessation of such disastrous event on the same term and condition of the tenancy agreement already entered into। मतलब क्या है कि ऐसा मतलब जो टेनेंसी है ऐसे समय पे ख़त्म होती है जबकि जहाँ पे वो प्रेमिसेस स्थित है, जहाँ पे कि उस लोकेलिटी में क्या है, कोई डिजास्टर्स इवेंट है, जैसे फोर्स मेजर है, जैसे फोर्स मेजर में हमने देखा था क्या था डेफिनेशन क्लॉज में कि कोई बाढ़ है और पेंडेमिक फैला हुआ है, फायर लग गई है, ऐसी कोई भी चीज़ें जो नेचुरल कॉज से है, ठीक, कोई और कलामिटी आ गई है, तो ऐसे ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि लैंडलॉर्ड अलाउ कर देगा टेनेंट को कि और टेनेंट ऐसा रिक्वेस्ट भी करता है लैंडलॉर्ड को, टेनेंट रिक्वेस्ट करता है तो लैंडलॉर्ड अलाउ कर देगा कि आप इस प्रेमिसेस में रहिए, कब तक रहिए, जब तक कि वो जो फोर्स मेजर जो डिजास्टर्स इवेंट है उसके ख़त्म होने के 1 महीने के भीतर तक, मतलब वो इवेंट चला कितने भी दिन भी चला, 10 दिन चला, 15 दिन चला, 1 महीने चला, तो 1 साल भी चल सकता है, जैसे कि पैंडेमिक आया तो कोरोना पैंडेमिक कितने टाइम तक चला आप लोगों ने देखा ही, तो जितने भी टाइम तक वो डिजास्टर्स इवेंट चल रहा है उसके ख़त्म होने के 1 महीने तक आप उसी टर्म्स एंड कंडीशन जो कि पहले से हम दोनों ने टेनेंसी एग्रीमेंट में दोनों थे, तो उसी टर्म्स एंड कंडीशन में आप उस प्रेमिसेस में उस डिजास्टर्स इवेंट के ख़त्म होने के 1 महीने बाद तक रह सकते हैं, ठीक। तो प्रोविज़ो ने हमें बताया कि टेनेंसी ऐसे समय पे एक्सपायर होती है जहाँ पे कि उस लोकेलिटी में जहाँ पे प्रेमिसेस हैं वहाँ पे कोई डिजास्टर्स इवेंट है, तो ऐसी कंडीशन में लैंडलॉर्ड अलाउ कर देगा कि आप उस डिजास्टर्स इवेंट के ख़त्म होने के 1 महीने के भीतर तक आप उस प्रेमिसेस में
उसी टर्म्स एंड कंडीशन पे जैसे कि आप पहले रहते थे वैसे आप रह सकते हैं। तो इस तरीके से ये सेक्शन भी ख़त्म हुआ जो कि पीरियड ऑफ टेनेंसी की बात कर रहा था। अब हम अगला सेक्शन देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।